Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy, and this is the second part of this chapter, that is Nationalism in India, जो कि क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे? इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, गांधी जी कैसे रिटर्न आते हैं भारत में फ्रॉम साउथ अफ्रीका, है ना। आने के बाद में गांधी जी क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि सत्याग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग एक लखनऊ पैक्ट के बारे में भी देखेंगे। सत्याग्रह के बारे में जो ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है ना, उसको देखेंगे। क्या मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में? देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था, है ना। रॉलेट एक्ट के बारे में कैसे जो भारतीयों ने रॉलेट सत्याग्रह किया, पंजाब अमृतसर में कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर होगा। तो इतनी सारी चीजें जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी दूंगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाली जो पार्ट में, है ना, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से। तो यहां मैं हेडिंग देता हूं वर्ल्ड वॉर 1, ओके। तो वर्ल्ड वॉर 1 में बेसिकली आपको दो कंट्रीज का नाम याद रखना है, जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे पार्ट थे, मतलब कंट्रीज थे इस वर्ल्ड वॉर 1 में, लेकिन आपको दो कंट्री का नाम याद रखना है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बता देता हूं कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 से 1918 मीन्स फ्रॉम 1914 टू 1918 में लड़ा गया था। और इसमें दो ग्रुप थे, है ना। एक का नाम था अलाइड पावर और दूसरे का नाम था सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर से आपको एक कंट्री का नाम याद रखना है, जो कि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए तो जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें तो है ही है। जैसे कि जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जो सेकेंड ग्रुप है सेंट्रल पावर, तो सेंट्रल पावर से आपको याद रखना है ओटोमन एम्पायर का, है ना। तो ओटोमन एम्पायर आज का प्रेजेंट डे टर्की भी कहते हैं। अब इसके अलावा अगर आप पूछना चाहोगे कि कौन से और देश थे, तो अलाइड पावर में ब्रिटेन के अलावा रशिया भी था, है ना, और आपका यूएसए भी था, फ्रांस भी था, है ना। तो इतनी सारी कंट्रीज थे। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल पावर की बात करें तो ओटोमन एम्पायर के अलावा उसमें जर्मनी भी था और ऑस्ट्रिया हंगरी भी था, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, सेंट्रल पावर से सिर्फ ओटोमन एम्पायर याद रखना है, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जब मैं आपको बताऊंगा ना खिलाफत मूवमेंट, तो उस समय ये पॉइंट याद आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड मैंने बताया अलाइड पावर से, तो अलाइड पावर से किसको याद रखना है? ब्रिटेन से। क्यों याद रखना है? क्योंकि ब्रिटेन का कंट्रोल कहाँ था? भारत में था, है ना। तो इसलिए ब्रिटेन को याद आपको रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटेन था वो इसमें बहुत ही एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था, और उससे अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अब देखो भाई वो जो है मतलब ऐसा तो नहीं है कि ईट पत्थर से जाके लड़ाई करेगा, है ना। उन्हें तो गोला बारूद चाहिए ना। तो ये गोला बारूद परचेज करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, ठीक है। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? भारत से आएगा, है ना। भारत और भारत जैसे और भी जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं ब्रिटेन के, वहां से आएगा। तो ज्यादा पैसा कलेक्ट करने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, रेवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझिएगा, ये जो मैं यहाँ पर लिखता हूं इसके अंदर में ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन, ओके। सो ब्रिटेन को क्या खरीदना था? वेपन, है ना, वेपन्स, फाइन। ये वेपन्स को खरीदने के लिए, ठीक, उनको क्या चाहिए? पैसा, है ना। और पैसा कहां से आएगा? भारत जैसे कॉलोनियल कंट्रीज से। तो उनसे मतलब वहां के लोगों से पैसा कलेक्ट करने के लिए वो क्या उसमें चाहिए उनको? टैक्स, या फिर इसे ही रेवेन्यू कहा जाता है। तो भारत में क्या बढ़ा देंगे? लोगों से टैक्स ज्यादा वसूलेंगे, है ना, टैक्स ज्यादा वसूली करेंगे। तो इनसे जो है वो लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे इनसे, ठीक है। तो क्या था? ब्रिटेन को क्या खरीदना था? वेपन्स खरीदने के लिए उनको क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहां से आएगा? भारत जैसे कॉलोनियल कंट्रीज से।
और वहां के लोगों से कैसे वसूली करेंगे, वो टैक्स या फिर रेवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाकर, है ना, जिससे कि आम जो नागरिक है भारत के, वो मतलब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ही ज्यादा उनको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या था कि जो ब्रिटेन है ना, ठीक है, ब्रिटेन फिर से लिख देते हैं अपन, ठीक, ब्रिटेन को सेकंड क्या चाहिए, अब इनको चाहिए अब देखो वेपन तो आ गया है, हथियार तो आ गया, हथियार को चलाएगा कौन, है ना, उस समय तो रोबोट था नहीं, ठीक है, तो उस समय उनको क्या चाहिए थे, सिपाही, है ना। तो ये जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, सिपाही हैं, वो कहां से आएंगे, ठीक है, तो वो भी जो है ना भारत से और भारत जैसे अन्य जो देश थे, कॉलोनियल कंट्रीज थे, वहां से आएंगे, ठीक है। तो सोल्जर्स को इन्होंने इंडिया से रिक्रूट किया, और ये जो रिक्रूटमेंट था ना, ये फोर्सफुल रिक्रूटमेंट था, ठीक है, ये क्या था, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट था, ठीक, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट। इसकी वजह से भी जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि भैया हमको क्यों फोर्सफुल रिक्रूट किया जा रहा है। देखिए समझिएगा बात को, तो ब्रिटेन को चाहिए सोल्जर्स, है ना, और सोल्जर्स वो कहां से लेते थे, इंडिया से फोर्सफुल तरीके से लोगों का रिक्रूट करते थे। मान लो कि कोई फार्मर है, अब फार्मिंग करने में उनको बहुत अच्छा लग रहा है ना, ही इज वेरी हैप्पी इन डूइंग फार्मिंग। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जाते थे और उनको फोर्सफुल तरीके से अपने ब्रिटिश आर्मी में उसको रिक्रूट कर लेते थे, और वो रिक्रूट करने के बाद में उनको विदेश भेज दिया करते थे, जहां पर ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और वहां पर जाके उनको बोला जाता था कि आप ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़िए, और वहां जाके बेचारे वो शहीद हो जाते थे, है ना। तो इस वजह से जो है ना, लोग बिल्कुल भी चाहते नहीं थे कि वो ब्रिटेन के आर्मी को ज्वाइन करे, लेकिन उनके विल के अगेंस्ट में लोगों को क्या किया जाता था, फोर्सफुल तरीके से ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट किया जाता था, है ना, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ऐसा भी नहीं है कि उनको बहुत अच्छा वेजेस मिलता था, सैलरी मिलता था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था, बहुत ही कम सैलरी में उनसे काम लिया जाता था, ठीक है। तो ये जो सेकंड हो गया, आई होप दिस सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक तीसरा पॉइंट है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए इसको आप पहले पॉइंट से भी जोड़ सकते हो कि उस समय पे जो है ना, आप समझिए कि कई तरीके की जो है ना बोलना चाहिए कि प्रॉब्लम था, जैसे कि उस समय जो हार्वेस्ट हुआ था ना, जो प्रोडक्शन था, फसल था, वो भी बहुत ही कम हुआ था। क्यों? क्योंकि कई सारे रीजंस थे, है ना, वर्षा उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई थी, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो गया था, है ना, कुछ वायरस वगैरह उस समय फैल गया था, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एपिडेमिक। तो ये जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक क्या होता है, एक तरीके का वायरस होता है जो कंटेजियस होता है, बहुत तेजी से एक से दूसरे इंसान में फैलता है, उस तरीके का कुछ हो गया था, है ना, जिसकी वजह से जो फसल थी, जो प्रोडक्शन था, वो बहुत 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 कम था। अब समझिए कि प्रोडक्शन अगर कम होगा तो जो फार्मर्स है वो बेचेंगे क्या, कुछ है ही नहीं उनके पास बेचने के लिए। अगर वो बेचेंगे नहीं तो उनके पास पैसा कहां से आएगा, और अगर वो पैसा नहीं आएगा तो वो टैक्स कहां से देंगे, है ना। और समझिए कि जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स को फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए, उस टाइम पे वो और भी ज्यादा टैक्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडियंस हैं उनके दिमाग में, उनके दिल में जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा एंगर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो कैसे लोगों के मन में एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है वो डेवलप करता है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो ये आता है डायरेक्टली 5 मार्क्स में, ठीक है। तो मैं जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन में बताऊंगा और अच्छे से डिटेल में, लेकिन आप ये जो है दिमाग में रखिएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी जी के बारे में। तो चलिए गांधी जी के बारे में देखेंगे, है ना। तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो ये जो है इनका जन्म गुजरात में हुआ था, फिर उसके बाद में पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, वहां कुछ सालों तक वो लॉ की पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद में वो कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका कब गए थे वो 1893 में, और लगभग 21 साल वहां स्पेंड करने के बाद में
वो भारत आए थे, ठीक है। तो भारत कब आए थे? 1915 में। तो गांधी जी भारत आए हैं इन जनवरी 1915, ठीक। जनवरी 1915 में जो है गांधी जी भारत आए, है ना। ही केम टू इंडिया। अब देखिए लगभग कई सालों तक पूरी पढ़ाई जो है वो लंदन में करने के बाद में वो साउथ अफ्रीका चले गए। वहां पर वो 21 साल तक रहे और 21 साल तक वो कई सारी एक्टिविटीज करते रहे, वहां पर कई सारे सत्याग्रह करते रहे। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था, है ना। स्किन कलर के ऊपर में डिस्क्रिमिनेशन वहां पर होता था और गांधी जी भी उसके बहुत बड़े विक्टिम थे, है ना। उनको भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, जिसके अगेंस्ट में गांधी जी ने वहां पर कई सारे सत्याग्रह किए थे, जो कि बहुत 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 ज्यादा सक्सेस था, है ना, सक्सेसफुल था। तो जब गांधी जी भारत आए तो भारत आने से पहले ही गांधी जी बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे? फेमस हो चुके थे। तो ये बताइए कि जब गांधी जी भारत में आ रहे थे तो इंडिया विल बी अ काइंड ऑफ नोन कंट्री और न्यू कंट्री। इंडिया उनके लिए एक जाना पहचाना देश होगा कि एक नया देश होगा, है ना। तो आप क्या सोचते हैं? ये सुनने से पहले आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इंडिया जो है वो भारत गांधी जी के लिए एक नया देश होगा कि एक जाना ऑलरेडी जो गांधी जी सब चीज जानते हैं उसके बारे में, ऐसा देश होगा, है ना। तो मैं अब आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर है कि गांधी जी के लिए इंडिया एक नया देश होगा, है ना। क्यों नया देश होगा? क्योंकि उन्होंने पूरी पढ़ाई कहाँ की? अपनी लंदन में की। उसके बाद में वो अपनी लॉ प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका में कुछ समय नहीं रहे, वो 21 सालों तक रहे। अब 21 सालों बाद जब वो इंडिया में आ रहे हैं ना, तो यहाँ जो है वो पूरा नया सिचुएशन उनको मिलेगा, नया सर्कमस्टांसेस मिलेगा, नए चैलेंजेस मिलेंगे, नए प्रॉब्लम मिलेंगे, है ना। तो इंडिया विल बी कम्प्लीटली न्यू कंट्री फॉर गांधी जी। तो इसीलिए गांधी जी ने कुछ भी करने से पहले ये सोचा कि मुझे सबसे पहले किसे समझना है? इंडिया को समझना है ना। इसीलिए गांधी जी लगभग 1 सालों तक, मीन्स फ्रॉम 1915 जनवरी में आए वो, और लगभग 1 सालों तक टिल 1916 वो इंडिया को क्या करते रहे? एक्सप्लोर करते रहे, मतलब इंडिया के बारे में और जानना चाहते रहे। और इसीलिए लगभग सभी जो मेजर पार्ट्स हैं इंडिया के, उसमें गांधी जी ने विजिट किया, लोगों से मिला। और लोगों से मिलने के बाद में गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि जो रियल इंडिया है ना वो कहाँ बसता है? रूरल इंडिया, जो विलेजेस हैं वहां बसता है। रियल इंडिया लाइज इन विलेजेस। जो पीजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो जो है असली भारत है, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि आगे वो जो भी करेंगे, है ना, जो भी सत्याग्रह, जो भी एक्टिविटीज, जो भी मूवमेंट वो करेंगे, फोकस में कौन होगा? फोकस में गरीब, पीसेंट, वर्कर्स, फार्मर्स और जो डिप्रेस्ड लोग हैं ना, वो उनके फोकस में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये गांधी जी भारत में आते हैं। अब जैसे ही गांधी जी भारत में आते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ 1916 में, है ना। तो 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। मैं यही बता देता हूँ, ठीक। तो यही एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर जो है वो लखनऊ पैक्ट में बता देता हूँ। लखनऊ पैक्ट, है ना। तो लखनऊ पैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ पैक्ट के अलावा एक होम रूल लीग भी आया था, ठीक है। तो होम रूल लीग में क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें अपने देश में स्वशासन, मतलब अपना खुद का शासन जो है वो इस्टेब्लिश करना है। और इस होम रूल लीग में 2 लीडर आपको नाम याद रखना है। एक जो है वो है आपके बाल गंगाधर तिलक, है ना, जिन्होंने पुणे से जो है वो लीडरशिप की थी। और दूसरे हैं एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है वो कहां से किए थे? मद्रास से किए थे, ठीक है। तो होम रूल लीग आप एक बार देखिएगा। लेकिन जो लखनऊ पैक्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट में बताता हूं। तो लखनऊ पैक्ट से आपको जो है वो 2 चीजें समझनी है। तो ये कब हुआ था? पहली बार ये हुआ था 1916 में, है ना। तो 1916 में ये होम रूल लीग भी हुआ था और लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, है ना। अब इसमें जो है 2 चीजें जैसे मैंने आपको बताया आपको याद रखना है। तो पहला आपको याद रखना है क्या?
कि इस पर्टिकुलर लखनऊ पैक्ट में जो मॉडरेट्स हैं, है ना, जो मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं कांग्रेस के, मैंने बताया था आपको, ठीक है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वर यूनाइटेड टुगेदर, है ना। तो जो मॉडरेट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो दोनों क्या हो गए, एक हो गए, और कांग्रेस वाज रीयूनाइटेड इन दिस पर्टिकुलर 1916 लखनऊ पैक्ट, है ना, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था उसमें ये था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, तो ये देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट, है ना, दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो ये डिसाइड करेगी कि हमको जो है दोनों को एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है वो स्ट्रगल करना है अपनी आजादी के लिए, ठीक है। तो ये रहा लखनऊ पैक्ट का जो है वो पूरा कहानी। लेकिन इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से सबसे बड़ा मिस्टेक ये हो गया था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब मुस्लिम लीग बना था 1906 में, तो उनका सबसे बड़ा डिमांड क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का। और सेपरेट इलेक्टोरेट जानते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिमांड होता है कि जो आपका रिजर्व सीट होगा वहीं से आप इलेक्शन फाइट करोगे और सिर्फ आपकी ही कम्युनिटी आपको वोट करेगी, दूसरे लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। तो इनका डिमांड था ना सेपरेट इलेक्टोरेट का मुस्लिम लीग का, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। तो इस कंट्रोवर्शियल डिमांड को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि इनका बहुत ही बड़ा मिस्टेक था, है ना। और बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट देने से मना कर देती है। तो मुस्लिम लीग तो नॉर्मल सी बात है, इससे नाराज तो हो गई, है ना, देखेंगे उसको आगे जाके, ठीक। तो ये रहा आपका लखनऊ पैक्ट का पूरा कहानी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। जनवरी 1915 से 1916 में हम लोग ने एंटर कर लिया है, और एंटर करने के बाद में लखनऊ पैक्ट को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब उसके बाद गांधी जी का जो सत्याग्रह है ना, उसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है। सत्याग्रह तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया था, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा, ठीक है। तो सत्याग्रह का मतलब होता है फाइट फॉर द ट्रूथ, है ना। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, फाइट फॉर द ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब कि आप जो है सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, अहिंसा को लेकर, नॉन वायलेंस को लेकर। और गांधी जी ऐसा मानते थे कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो ना, तो आपको वायलेंस करने की जरूरत है नहीं, है ना, मारपीट करने की जरूरत नहीं है, फाइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, आपको जो ऑपरेसर है, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसके कॉन्साइंस को जगा दो, उसके अंतरात्मा को जगा दो कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर उसको रियलाइज हो गया ना, तो वो फिर वो गलत काम करना छोड़ देगा। तो इस तरीके का बहुत ही स्पिरिचुअल मेंटालिटी था गांधी जी का, और ये जो सत्याग्रह था उसी का आउटकम था, उसी का रिजल्ट था। तो बहुत ही पावरफुल टूल था गांधी जी का। साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया में सक्सेसफुल था कि नहीं। तो गांधी जी ने टोटल जो पीरियड है 1917 टू 18 के बीच में, ठीक, 1917 टू 18 के बीच में टोटल 3 सत्याग्रह किए थे वो। हाउ मेनी सत्याग्रह? 3 सत्याग्रह वर देयर, है ना। तो जो पहला सत्याग्रह है उसे कहते हैं चंपारण, चंपारण, है ना। तो देखिएगा जो चंपारण है वो बिहार में है ना। बहुत ही अब तो फेमस हो ही गया है, दैट इज गांधी जी के सत्याग्रह की वजह से। तो ये चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया, सो द आंसर विल बी चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण कहाँ है? बिहार में, जैसे मैंने आपको बताया। ये चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो ये हुआ था अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, है ना, अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है। अब समझिएगा ये इंडिगो क्या है। तो इंडिगो एक प्रकार का क्रॉप होता है जिसकी वजह से, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लू कलर बनाते हैं, नीला कलर बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये क्यों हुआ था, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब आप क्लास 8th में होंगे ना, तो उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ब्लू रिबिलियन करके, जो कि बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो ये ब्लू रिबिलियन बंगाल में क्यों हुआ था? क्योंकि वहां के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको फोर्सफुली क्या कराया जाता था, इंडिगो कल्टीवेशन कराया जाता था ब्रिटिशर्स के माध्यम से,
ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश प्लांटर्स होते थे ना, उनके माध्यम से उनको इंडिगो कल्टीवेशन कराया जाता था। और जो इंडिगो कल्टीवेशन जो है ना, उसमें जो फार्मर्स हैं उनको अपना जमीन का कुछ परसेंटेज जो है वो फिक्स था कि उनको इंडिगो कल्टीवेशन के लिए देना ही है। लेकिन जब वो इंडिगो कल्टीवेशन करते थे ना, तो उनका जो जमीन था, उनका जो एग्रीकल्चरल लैंड था, फिर वो दूसरे किसी क्रॉप के लिए सुटेबल हो ही नहीं पाता था, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ आप इंडिगो के लिए यूज कर पाओगे, और बाकी जो क्रॉप है जैसे राइस है, वीट है, तो फिर इसके लिए आप उपयोग नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। दूसरा ये है कि उनको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता था, है ना। मेहनत इसमें बहुत ज्यादा था और वेजेस उसके जस्ट अपोजिट बहुत ही कम था। तो इसीलिए जो है ना, फार्मर्स इंडिगो कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए बंगाल के पीजेंट्स ने क्या कर दिया, ब्लू रिबेलियन कर दिया। और इसके बाद में ब्रिटिशर्स को बंगाल को छोड़कर मतलब कि इंडिगो कल्टीवेशन को छोड़कर वो कहाँ आए, बिहार में आए। अब जैसे ही बिहार में आए तो बिहार के पीजेंट्स भी जो है वो इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट को और ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी आप प्लीज आइए और हमें इन ब्रिटिशर्स के इंडिगो कल्टीवेशन से बचाइए, है ना। तो गांधी जी आते हैं और क्या करते हैं, चंपारण का सत्याग्रह करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। तो दिस वाज द चंपारण सत्याग्रह फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज नोन एज खेड़ा सत्याग्रह। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज खेड़ा सत्याग्रह। अब ये जो खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो जो ब्रिटिशर्स जो है वो मैं बताया था आपको कि बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं ना, तो अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। तो खेड़ा पहली बात कहाँ है, गुजरात में है ना, गांधी जी का होम स्टेट है। अब उसके बाद में ये जो मतलब यहाँ पर जो है ना पीजेंट्स, उस समय जो क्रॉप बहुत ही बैड हार्वेस्ट हुआ था, प्रोडक्शन बहुत ही कम था, लोगों के पास में पैसा था नहीं, और ब्रिटिशर्स हैं कि जो रेवेन्यू को और बढ़ाए जा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से पीजेंट्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा पैथेटिक हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। इसलिए वहां के पीजेंट्स और फार्मर्स ने जो है वो गांधी जी को इन्वाइट किया और गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, और ये खेड़ा सत्याग्रह भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था, ठीक है। सो चंपारण एंड खेड़ा बोथ आर हाईली सक्सेसफुल। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। तो ये जो है ना गांधी जी ने किया था फॉर बेटर वेजेस एंड फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये जो अहमदाबाद भी कहाँ है, गुजरात में ही है। तो अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, तो इसमें गांधी जी ने जो है ना वो वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था। और उस समय जो वर्कर्स थे जो कि मिल में काम किया करते थे, उनको बहुत लंबे घंटे के लिए काम कराया जाता था, 16 से 18 घंटे तक उनको काम कराया जाता था। उनकी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, है ना, और उनका जो लिविंग कंडीशन था वो भी बहुत ही अनहाइजेनिक और पैथेटिक था, और उनको कोई भी जॉब सिक्योरिटी और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया जाता था, ठीक है। जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनका लाइफ बहुत ही मिजरेबल था। इसीलिए जो वर्कर्स हैं उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया और गांधी जी ने वहां पर स्ट्राइक किया, सत्याग्रह किया। और ये सत्याग्रह क्यों हुआ था, ताकि उनको बेटर वेजेस मिल सके और फैसिलिटीज मिल सके, है ना। और ये सत्याग्रह भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। ओके, सो यू कैन सी ऑल दिस थ्री सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, ऑल दिस थ्री सत्याग्रह वर हाईली सक्सेसफुल। और इन तीनों बैक टू बैक हिट मूवीज के बाद गांधी जी का जो है वो स्टारडम है ना अपने 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, ठीक है। गांधी जी बिकेम वेरी वेरी फेमस। बच्चे जो है वो गांधी जी का नाम अब जानने लगे थे, ठीक है। अब ये देखिए, चंपारण जो है वो 1917 में हुआ था। कुछ एनसीईआरटी के बुक्स में वो 1916 दिया हुआ है, लेकिन जो अभी अपडेटेड एडिशन हो रहा है उसमें करेक्ट हो गया है 1917 इज द करेक्ट ईयर ऑफ चंपारण। खेड़ा और अहमदाबाद जो है वो 1918 में एक के बाद एक हुआ था। खेड़ा पहले हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सत्याग्रह, है ना।
अब देखिए, आप समझिए कि एक तरफ जो है ये लखनऊ पैक्ट हो गया, जिसमें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट होकर जो है वो रीयूनिफिकेशन हो गया कांग्रेस का। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों मिलकर जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई जो है लड़ना चाह रहे हैं, स्ट्रगल करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज हुआ। उसके बाद में गांधी जी जो है वो बैक टू बैक सक्सेसफुल सत्याग्रह जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भारत में जो यूनिटी है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी, और भारत में जो लोगों का होप है, एस्पिरेशन है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। ठीक है, पीपल वर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट लाइक नेवर बिफोर। इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। ठीक, तो इस सभी चीजों की वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। इसीलिए उन्होंने 1919 में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट पास कर लिया अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और मार्च में भारत में भी लागू कर दिए, जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो चलिए समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। तो 1919 मार्च का समय था, है ना। 1919 क्या आता है, रॉलेट एक्ट। ओके, रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट में हुआ क्या था समझिएगा। तो रॉलेट एक्ट में ये क्यों कंट्रोवर्शियल था ये मैं पहले बताता हूं, है ना। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, फिर उनके पॉलिसीज या फिर उनको अपोज कर रहा है, या फिर कुछ भी गलत बातें बोल रहा है ना, तो उनको डिटेन कर सकते थे ब्रिटिशर्स, उनको अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस के 2 सालों तक, है ना। अब मान लीजिए कि 2 साल जो है वो कम समय नहीं होता है ना, 2 साल बहुत ज्यादा समय होता है किसी भी एक लीडर के कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए। तो इस जो पर्टिकुलर लॉ का सभी इंडियंस ने बहुत ज्यादा अपोज किया, और इसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने जो है वो एक सत्याग्रह भी लॉन्च किया था, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। रॉलेट सत्याग्रह, इसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह भी किया। कब किए थे, देखो ये मार्च में आ गया था रॉलेट एक्ट, अप्रैल में जो है वो सत्याग्रह करेंगे गांधी जी, है ना। अब देखिए एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ रॉलेट एक्ट में। अगर मान लो कि आप जो है वो 2 साल के लिए अंदर चले गए बिना किसी प्रूफ, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो 2 सालों में आपका जो मेंटल और फिजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, और इसका कोई गारंटी नहीं था कि आप 2 साल बाद वापस आए। तो हो सकता था कि ब्रिटिशर्स आपके साथ में अभी भी दुश्मनी निकालना चाहते थे तो फिर से आपको रॉलेट एक्ट के माध्यम से 2 साल के लिए फिर से जेल में डाल देते, फिर आप निकलते, फिर 2 साल के लिए जेल में डाल देते। तो ये जो है रॉलेट एक्ट मतलब कि बहुत ही खराब जो है एक्ट था, स्पेशली भारतीयों के लिए, है ना। जो लीडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा डरा देने वाला एक्ट था। तो इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। और ये एक पहला सत्याग्रह था जो कि बहुत बड़े एरिया को जो है वो पूरे लगभग इंटायर नेशन को जो है वो कवर करने के टारगेट से ये सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अमृतसर पंजाब में, ठीक है, तो अमृतसर पंजाब में क्या होता है कि सैफुद्दीन किचलू और जो एक सत्यपाल होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और उनके ही प्रोटेस्ट में लोग कुछ वायलेंट एक्टिविटीज कर देते हैं पंजाब अमृतसर में, जिसकी वजह से मार्शियल लॉ लग जाता है। ठीक है, और उसका पूरा लीडरशिप किन के हाथों में होता है, जनरल डायर। तो जनरल डायर के हाथों में पूरा पंजाब अमृतसर का जो है वो कमांड होता है। और 13 अप्रैल का दिन था। ठीक है, ये मैं बताता हूँ अब आपको। जेबीएल जो कि जलियांवाला बाग, जेबीएम जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में मैं जो ये बता रहा हूँ आपको। तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब अमृतसर में। ठीक, क्यों हुआ था मैं बताता हूँ आपको। ये दिन बैसाखी का भी दिन है। बैसाखी बहुत बड़ा फेस्टिवल है पंजाब में। तो लोग जो है ना वो जलियांवाला बाग है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है अमृतसर में। तो वहां पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे ब्रिटिश पॉलिसीज को प्रोटेस्ट करने के लिए भी, और अपना बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए भी। तो उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे और यंग लोग भी थे, है ना। तो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग अपना बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जो पूरा बात है किनको पता चला,
जनरल डायर को पता चला, तो जनरल डायर अपने पूरे ट्रूप के साथ में जो है वो जलियांवाला बाग की तरफ मार्च करते हुए वो जाते हैं वहां पर। अब थोड़ा सा मैं कैंपस के स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ जलियांवाला बाग का, कि वो ऐसा एक पूरा बाग था, बगीचा था, कि उसमें जो है सिर्फ एक ही गेट था जिसमें से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और उनके जो दीवारें थी वो भी इतनी ऊंची थी कि आप जो है वो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्रॉस दैट वॉल। तो वो लगभग नामुमकिन था कि आप उस दीवार को कूद के वापस उसको क्रॉस कर सको, है ना। तो ये जो जनरल डायर है वो पहुंचते हैं और उस गेट को जो है ना ब्लॉक कर देते हैं। एक ही गेट था वहां पर, और पूरे ट्रूप के साथ में एंटर करते हैं और बिना कोई वार्निंग के, बिना किसी वार्निंग के अपने ट्रूप्स को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं कि शूट एट देम, मतलब इनके ऊपर मत फायर कर दो। तो लगभग 1000 लोगों की देखते ही देखते जो है वो मृत्यु हो जाती है। और इसी पूरे एपिसोड को क्या हम लोग बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर। बच्चे मारे जाते हैं, बुजुर्ग मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती हैं, बहुत से जो लोग हैं वो वहां पर कुछ कुआं होता है उसके ऊपर में जम कर जाते हैं ताकि वो बच सके, है ना। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है और उस कुएं को बोलते हैं मौत का कुआं आगे जाके। तो आप अगर विजिट करेंगे, कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा जलियांवाला बाग में। अभी भी वो जो बुलेट का निशान है वो आपको दिखेगा, है ना। तो ये इतना बड़ा मैसेकर हुआ था जिसमें हजारों भारतीयों की मृत्यु हो गई थी, तो इसे क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। अब इसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें जनरल डायर को पनिशमेंट देने की बजाय प्रमोशन देकर लंदन भेज दिया गया, है ना। तो समझ सकते हैं ब्रिटिशर्स का जो पूरा सिस्टम था वो कितना करप्ट था, कितना वन साइडेड था, कितना पार्शियलिटी के ऊपर बेस्ड था। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनका नाम है उधम सिंह। तो उधम सिंह जो है वो, ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि उधम सिंह जो है वो इस पर्टिकुलर जनरल डायर को, जिन्होंने हमारे हजारों भारतीयों की मृत्यु की थी, मारा था, मैसेकर किया था, तो उसका बदला लेने के लिए वो 21 सालों तक वेट करते हैं। और 21 सालों बाद, है ना, 1940 में जाके लंदन में जनरल डायर की हत्या करते हैं। तो इस तरीके के हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए, उनका सपना क्या था कि मैं अपने भाइयों के, अपने बहनों के मृत्यु का बदला लूंगा, ये उनका सपना था। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए कितने सालों तक वेट किए, वो 21 सालों तक वेट किए, है ना। और 21 सालों बाद वो अपने सपने को पूरा किए। तो ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ऐसे ग्रेट हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। और इनसे हमें सीखना चाहिए कि जीवन में जो है वो पेशेंस कितना जरूरी होता है, धैर्य कितना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप भी जो है कभी भी जल्दी गिव अप मत करिएगा, अपने पैशन के लिए पूरा जी जान लगा दीजिएगा, है ना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ऐसे उधम सिंह के स्टोरी को जो है वो आप, ऐसे और भी कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इनका स्टोरी जो है फ्री टाइम पे आप पढ़ा करें, है ना। तो ये रहा जो है जलियांवाला बाग मैसेकर का पूरा स्टोरी। अब इसके बाद में पूरे देश भर में जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एक गुस्से की लहर जो है वो दौड़ जाती है। और गांधी जी चाहे और भी बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए कुछ बहुत बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट करना चाहते हैं। उसी टाइम पे जो है ना वो World War I का जो है वो रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि World War I कब से कब तक हुआ था, World War I हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, है ना। तो 1918 में जो है ना वो अलाइड पावर जीत जाता है और सेंट्रल पावर हार जाता है, मतलब कि ब्रिटेन जीत जाता है और ओटोमन एम्पायर हार जाता है। अब जैसे ही ब्रिटेन जीतता है तो ब्रिटेन जो है वो ओटोमन एम्पायर के ऊपर में कई सारे पेनल्टीज लगा देता है। और उसमें सबसे बड़ा पेनल्टी ये होता है कि वहां के जो शासक होते हैं ओटोमन एम्पायर के, क्या नाम था उनका, खलीफा, है ना। तो जो खलीफा थे वो सिर्फ ओटोमन एम्पायर के ही शासक नहीं थे, लीडर नहीं थे, वो एक रिलीजियस लीडर भी थे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के, है ना। जितने भी इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, उनके बहुत बड़े धर्म गुरु थे, रिलीजियस लीडर थे। कौन, खलीफा। तो जब खलीफा को हटाया गया उनके पद से, तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम्स हैं, ना सिर्फ ओटोमन एम्पायर के बल्कि पूरे देश और पूरे दुनिया के जो मुस्लिम हैं वो इस डिसीजन के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके मन में गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। और इंडियन मुस्लिम्स भी थे, वो ब्रिटिशर्स से बहुत नाराज थे क्योंकि उनके रिलीजियस लीडर खलीफा को हटा दिया गया था।
तो ये सभी चीजें जो है वो गांधी जी एक वकील थे, एडवोकेट थे, तो उन्होंने ये सभी चीजों को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया है ना, हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर आपको ब्रिटिशर्स को हराना है तो हिंदू और मुस्लिम को एक करना ही पड़ेगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ही अच्छे एक अली ब्रदर्स थे जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो है वो गांधी जी से डिस्कस करते हैं कि ये सभी चीजों को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सभी लोग जो है वो मीटिंग करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, खिलाफत एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो खिलाफत मूवमेंट किस लिए किया गया था, खलीफा को हटाए जाने के विरोध में। और जो गांधी जी थे वो जानते थे कि जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से पूरा देश नाराज है और ये जो खलीफा को हटाया गया, तो इसकी वजह से बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हिंदू और मुस्लिम को एक करके, है ना, एक कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए ताकि ब्रिटिशर्स की पूरी सत्ता जो है वो हिल जाए। तो इसीलिए वो क्या स्टार्ट करते हैं, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखा था जिसे कहते हैं हिंद स्वराज, है ना। और हिंद स्वराज में उन्होंने ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर पे इसलिए हैं, हम ब्रिटिशर्स के रूल में इसलिए हैं क्योंकि हम उनको सहयोग देते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जिस दिन हम उनको कोऑपरेट करना छोड़ दिए तो दे कैन नॉट रूल ओवर इंडियंस एंड इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा वो टिक नहीं पाएंगे और 1 साल के अंदर ही उनको अपने ब्रिटेन वापस जाना पड़ेगा। तो वी आर अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हाई, बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। कौन सी बुक में, हिंद स्वराज में। कब लिखा था, 1909 में। तो इसीलिए गांधी जी एक और बड़े लेवल पर मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं जिसे कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसी खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोग और बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it in this particular video. So if you have any doubt, problem, confusion, you can ask me. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.